हेलो एवरीवन। बेटे आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का। ऑलराइट, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था मैं उसको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर हम आज के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट लेक्चर में बेटे हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, ये कितने पार्ट में होता है, फिर हमने ब्रीफ में आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज के बारे में, इसमें हमने ब्रीफ में बताया था बेटे आपको। उसके बाद फिर हमने सिस्टमैटिक की बात की थी कि सिस्टमैटिक कितने टाइप का होता है, ओल्ड सिस्टमैटिक क्या होता है, न्यू सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं और इनके क्या टाइप्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी कहती है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं उनके नंबर क्या है, और इसके आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो अब तक डिस्कवर्ड हुआ है उसकी बात करूं, तो मैं यहाँ पे टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज जो अब तक है वो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है बेटे, तो क्या मैं इसको 18 लाख लिख सकता हूं? मैंने लिख दिया। अगर 18 लाख स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन की गई है, 18 लाख स्पीसीज की बेटे आइडेंटिफिकेशन की है, तो अगर मैं एक स्पीसीज का मिनिमम या एवरेज 10 कैरेक्टर भी लेता हूं, तो 18 लाख के अगर मैं एवरेज 10 कैरेक्टर लेता हूं तो बेटे मेरे पास यहाँ पे 180 लाख कैरेक्टर हो जाएंगे। अरे दो चार कैरेक्टर तो बेटे याद नहीं होते, इतने सारे कैरेक्टर आप बोलेंगे कि सर नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं बेटे, ठंड रखो। आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जितनी स्पीसीज उतना नॉमेनक्लेचर, तो हमारे पास यहाँ पे 18 लाख स्पीसीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड है। अगर इसको मैं क्लासिफिकेशन में कर दूं इन सब की, तो बेटे जो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूंगा, तो क्लासिफिकेशन में मैंने यहाँ पे अगर किया और जितने भी अभी तक डिस्कवर्ड स्पीसीज है 18 लाख के आसपास, इतने स्पीसीज को अगर मैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं, तो आप बोलेंगे सोच सकते हैं सर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटे किसने दिया। मैं यहां पे लिखता हूं एक एक करके। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. 3 Kingdom classification system. Three Kingdom classification. Ernest Haeckel. Ernest Haeckel ने दिया था बेटे। 4 Kingdom classification system. Given by Copeland. कोपलैंड ने दिया बेटे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. Six Kingdom Classification System. Given by Carl Woese. बेटे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटे ये जिन्होंने दिया उन साइंटिस्ट के नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है। हम आने वाले टाइम में चैप्टर नंबर 2 में टू किंगडम, फोर किंगडम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते और उसकी डिटेलिंग भी बेटे हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब सबसे पहली बात देखेंगे, हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम कहाँ पे देखेंगे? आज हम सिस्टम्स को देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को आगे की तरफ ले गया गया है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली बात इसको आप राइट डाउन नोट कर लें और आगे के टॉपिक को कैसे प्रोसीड करेंगे उसको मैं अभी बताता हूं आपको। अब बेटे हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आप समझिए इसको। नोमेनक्लेचर, सबसे पहली बार नोमेनक्लेचर जो है पॉलिनोमियल सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया बेटे? पॉलिनोमियल सिस्टम। तो हम इसको पॉलिनोमियल सिस्टम को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल सिस्टम में पॉलिनोमियल सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया वो क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिस्टम, यहां पॉली वर्ड का मतलब है मेनी। यहाँ पे बेटे पॉली वर्ड का मतलब क्या है? पॉली वर्ड का मतलब यहाँ पे मेनी है। नोमियल वर्ड का मतलब नेम। मतलब ओल्ड टाइम में जो साइंटिस्ट थे बेटे, वो किसी भी स्पीसीज का नाम, पर्टिकुलरली मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, तो जो नाम लिखते थे उसके नाम में उनके सारे कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर देते थे। तो पॉलिनोमियल सिस्टम जो होता है वो वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द सिस्टम इज नॉट वैलिड। पॉलिनोमियल सिस्टम नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है बेटे। एग्जाम्पल के लिए आपने कैरियोफाइलम नाम के एक ग्रास फैमिली के मेंबर का नाम सुना होगा, कैरियोफाइलम। अगर मैं इस कैरियोफाइलम के मेंबर के नाम का अगर मैं पॉलिनोमियल सिस्टम के हिसाब से नाम बोलूं तो आप देखना कितना बड़ा नाम है, क्योंकि उसके सारे कैरेक्टर्स जो है पॉलिनोमियल सिस्टम के हिसाब से उसके नाम में ही ऐड किया है। एग्जाम्पल के लिए कैरियोफाइलम का पॉलिनोमियल सिस्टम में अगर नेमिंग देखे तो इसका नाम होता है कैरियोफाइलम सक्सेटालिस, फॉलिस, ग्रामिनेसी, अम्बालिटस, कॉब्रिएसी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो कैरियोफाइलम स्पीसीज है जो कि ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, उसका पॉलिनोमियल नॉर्मल सिस्टम अगर देखे तो इसमें इसका जो नाम होता है वो हम बोलते हैं कैरियोफाइलम सक्सेटालिस, फॉलिस, ग्रामिनेसी, अम्बालिटस, कोरियम्बेसी।
बेटे दो वर्ड के नाम तो याद नहीं होते हम लोगों से, और पॉलिनोमियल में इतने बड़े नाम जो लिखते हैं ये वैलिड नहीं है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल सिस्टम इज नॉट वैलिड। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम गैस्पर्ड बाउविन था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, गैस्पर्ड बाउविन, गैस्पर्ड बाउविन। स्विस बॉटनिस्ट थे गैस्पर्ड बाउविन। इन्होंने सबसे पहले, इनकी एक बुक आई मार्केट में, सबसे पहले जो इनकी बुक मार्केट में आई, उस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि नॉमेनक्लेचर दो वर्ड्स में होने चाहिए। नॉमेनक्लेचर कितने में होने चाहिए बेटे, दो वर्ड्स में होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गैस्पर्ड बाउविन की बुक आई और उस बुक में उन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि जो भी प्लांट की नेमिंग होगी या एनिमल की नेमिंग होगी, स्पेसिफिकली प्लांट की नेमिंग होगी, उनका नेमिंग जो है वो दो वर्ड्स में होना चाहिए। आइडिया गैस्पर्ड बाउविन का था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने वाले साइंटिस्ट कौन, कैरोलस लीनियस। इनके से इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या बेटे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस गैस्पर्ड बाउविन के स्टेटमेंट से इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अपने नाम को ही बदल दिया। कैरोलस लीनियस का जो असली नाम है बेटे, वो उनका नाम है कार्ल वॉन लिन, लेकिन इनके स्टेटमेंट से, गैस्पर्ड बाउविन के स्टेटमेंट से वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने नाम को ही सबसे पहले चेंज कर दिया और कार्ल वॉन लिन की जगह उन्होंने अपना नाम क्या लिख दिया, कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम given by Carolus Linnaeus। कैरोलस लीनियस ने बेटे बाइनोमियल सिस्टम दिया। यहाँ पे बाई का मतलब टू और नोमियन का मतलब नेम, मतलब नेमिंग हमेशा दो वर्ड्स में ही होगा, ठीक है। जब इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दे दिया तो सबसे पहली बात प्लांट की नोमेनक्लेचर इन्होंने किया, फिर एनिमल का नोमेनक्लेचर किया, फिर ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर किए, ठीक है बेटे। प्लांट नोमेनक्लेचर, बेटे इनकी बुक थी, कैरोलस लीनियस की बुक थी स्पीसीज प्लांटेरियम। स्पीसीज प्लांटेरियम नाम की बुक जो है, ये सबसे पहले 1753 में आई थी, और इस बुक में स्पीसीज प्लांटेरियम नाम की किताब जो कि कैरोलस लीनियस की थी, उसमें इन्होंने प्लांट के नोमेनक्लेचर को किया था, ऑलराइट। फिर इनकी बुक आई सिस्टेमा नाचरी, इसमें इन्होंने एनिमल के नोमेनक्लेचर को किया, एनिमल नोमेनक्लेचर। एनिमल नोमेनक्लेचर किस बुक में इन्होंने बताया नोमेनक्लेचर के बारे में, सिस्टेमा नाचरी। ये बुक 1753
58 में आई। ठीक बेटे, वैसे मैं आप बच्चों को बता दूं कि कैरोलस लिनियस की बुक जो है स्पीसीज प्लांटेरियम, इसमें प्लांट का नोमेनक्लेचर किया गया है। और इन्हीं की एक बुक है जेनेरा प्लांटेरियम। जेनेरा प्लांटेरियम के अंदर इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है प्लांट का। तो स्पीसीज प्लांटेरियम भी इन्हीं की बुक है, जेनेरा प्लांटेरियम भी इन्हीं की बुक है, और सिस्टमा नेचुरी भी इन्हीं की बुक है। ऑलराइट बेटे, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। बाइनोमियल सिस्टम देने के बाद कैरोलस लिनियस ने बहुत सारे प्लांट की डिटेल स्टडी की। और कैरोलस लिनियस अपने जमाने के जीनियस ऐसे ही नहीं कहे जाते बेटे। कैरोलस लिनियस अपने जमाने के जीनियस ऐसे नहीं बोले जाते। इन्होंने अपने लाइफ में 6000 डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। कितने दिए बेटे? 6000 डिफरेंट प्लांट की डिटेल स्टडी कैरोलस लिनियस ने अपने लाइफ में किया है। अब जब आपको पता चल गया कि बाइनोमियल सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया, और वर्ड्स जो है यहाँ पे 2 में लिखी जाएंगी, और प्लांट नोमेनक्लेचर की जो डिटेल है उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरियम नाम की बुक में दी थी। एनिमल नोमेनक्लेचर जो है इस सिस्टेमा नेचुरे नाम की बुक्स में दिया गया था। सबसे पहली बात अब हम ये देखेंगे कि जब इन्होंने इस चीज को, प्लांट और एनिमल के नोमेनक्लेचर को दे दिया, तो कब तक कैरोलस लिनियस रहते? एक ऐसा टाइम आया जब कैरोलस लिनियस की डेथ हो गई। बेटे, कैरोलस लिनियस की डेथ हो गई। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी नई प्लांट या स्पीसीज की डिस्कवरी होगी उसकी नेमिंग किस तरीके से किया जाए, किस पैटर्न से किया जाए, उसके लिए तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1930s में 1930 से लेके और 1961 तक, पूरे के पूरे 31 ईयर्स तक बेटे, 31 ईयर्स तक तीन साइंटिस्ट अलग अलग डेटा को कलेक्ट करे कि इसके अंदर कैसे जो नई प्लांट या स्पीसीज डिस्कवर होगी उसकी नेमिंग कैसे होगी। ठीक है, और फाइनली 31 ईयर लग गया टोटल किसको? ICBN को, रूल को लाने में। 31 ईयर बेटे किसको लग गया? ICBN। क्या होता है ICBN? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। आपकी एनसीईआरटी में फॉर लिखा हुआ है बेटे, उसको ऑफ कर लेना आप। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ ICBN। एक मैं बात आप बच्चों को बता दूं, 1961 के बाद जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर्ड है उन सब की नेमिंग ICBN रूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई ऐसा स्पीसीज है जिसकी नेमिंग ICBN के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 1961 से पहले अगर कोई भी स्पीसीज की नेमिंग जैसे भी हुई हो, सब एक्सेप्टेड है। लेकिन 61 के बाद वही स्पीसीज का नाम वैलिड होगा जो ICBN के रूल को फॉलो करेगा। तो चलो बेटे, एक एक करके हम यहाँ पे ICBN के रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्लांट नेम। बेटे, ICBN की रूल कहती है कि प्लांट का जो नेम होगा वो 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में। और इस 2 पार्ट में जो पहला होगा वो जेनेरिक नेम होगा। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? जेनेरिक नेम। जो सेकंड होगा वो स्पीसीज एपिथेट।
बेटे जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और ये जीनस होगा, ठीक है। ये क्या है? जीनस। और इधर क्या? स्पीसीज। क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट नेम लिखते हैं उसको टू पार्ट्स में लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जेनेरिक नेम होगा तो यहाँ पे हम जीनस लिखेंगे, स्पीसीज एपिथेट होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे? स्पीसीज लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी हम जेनेरिक नेम लिखते हैं तो जेनेरिक नेम लिखने के टाइम में जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल का होता है और ये जेनेरिक नेम बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे मंजीफेरा जीनस और इंडिका स्पीसीज। लेकिन बेटे अगर मैं मंजीफेरा इंडिका दोनों एक साथ ना लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे मंजीफेरा इंडिका लिखा, एक जीनस है, एक स्पीसीज एपिथिट है। अगर मैं सिर्फ इंडिका लिखूं, सिर्फ अगर मैंने यहाँ पे इंडिका लिखा, अगर मैंने सिर्फ इंडिका यहाँ पे लिखा, इंडिका बेटे सिर्फ और सिर्फ प्लेस को बताता है, ओरिजिन को बताता है, प्लांट को नहीं। इंडिका ओरिजिन को बता रहा है, लेकिन इंडिका जब मैंजीफेरा के साथ रहेगी तो ये मैंगो की वो वैरायटी है जो इंडियन ओरिजिन की है। बात समझ पा रहे हैं आप? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे कि अगर मैंने तीन अलग अलग इंडिका की स्पीसीज ली, ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका, अशोका इंडिका, अगर मैंने इन सब को लिया तो आप बच्चे मुझे एक बात बताएं कि इसमें कौन सा, कितने जीनस और कितने स्पीसीज है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूं, हाउ मेनी जीनस एंड हाउ मेनी स्पीसीज। ठीक है बेटे, अब इसमें आपको मैं ये लिखता हूं मेंजीफेरा इंडिका, दूसरा लिखता हूं मैं यहाँ पे बी रोजा इंडिका, फिर मैं थर्ड लिखता हूं अशोका इंडिका। बेटे मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, फिर मैंने यहाँ पे लिखा रोजा इंडिका, फिर मैंने यहाँ पे लिखा अशोका इंडिका। आप बच्चे मुझे ये देख के बताएं कि इसमें कितने जीनस और कितने स्पीसीज है। बेटे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट लॉ के प्लांट का नाम दो पार्ट में होगा, जेनेरिक और स्पीसीज एपिथेट, एक जीनस और एक स्पीसीज। स्पीसीज सिर्फ इंडिका लिखने से, सिर्फ इंडिका लिखने से उसका सिर्फ ओरिजिन पता चलता है, प्लांट के बारे में नहीं। लेकिन जब ये मेंजीफेरा के साथ जुड़ जाएगी, मैंगो की वो प्लांट वो वैरायटी जो इंडियन ओरिजिन की है, मैग्नीफेरा इंडिका कहलाएगी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये अलग प्लांट, ये अलग, तो नंबर ऑफ जीनस यहाँ पे तीन होगा और स्पीसीज भी तीन होगी। ये बात आपको बेटे समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ? अगर ये आ रहा है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप उसका आंसर मुझे बताओ। इसमें मैं ऑप्शन ए लिखता हूं, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंने फर्स्ट क्या लिखा बेटे? सोलेनम ट्यूबरोसम। बी ऑप्शन लिखता हूं सोलेनम, सोलेनम मेलेंजेनोरा।
और मैं थर्ड ऑप्शन लिखता हूं सोलेनम नाइजेरम। अब बेटे मुझे ये बताओ, इसमें कितने जीनस कितने स्पीसीज? इसको देखो आप, जैसे आपने यहाँ पे मुझे बोला कि इसमें 3 जीनस और 3 स्पीसीज है, ऐसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कि बेटे अब इसमें देख के आप बताओ। मैंने यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा, सोलेनम मेलेंजियोना लिखा और सोलेनम नाइजेरम लिखा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों सिमिलर है बेटे। ये क्या है? सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कितने जीनस कितने स्पीसीज? बेटे यहाँ एक जीनस होगा। यहाँ पे कितने जीनस हो गए बच्चे? एक जीनस होगा और 3 स्पीसीज हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि यार ये तो सब तीनों सेम है, ये यहाँ पे अलग है, एक जीनस 3 स्पीसीज, और यहाँ पे 3 जीनस 3 स्पीसीज। ये बात आपको समझ में आ रही बेटे, या ये बात आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये फर्स्ट रूल ऑफ आईसीबीएन था। क्या था फर्स्ट रूल? प्लांट नेमिंग शुड बी इन 2 पार्ट्स। 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिए। अब आगे देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। बेटे हम सेकंड रूल देखेंगे, प्लांट नोमेनक्लेचर। ठीक है, प्लांट नोमेनक्लेचर में प्रोटोनिम्स, ऑटोनिम्स नहीं चलेगा, नॉट वैलिड। प्लांट के नोमेनक्लेचर में बेटे ये चीज आप याद रखना, टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स वैलिड नहीं होता है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर ये टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स होता क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना। जब भी याद रखना बेटे, जब भी किसी भी प्लांट की जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज सेम हो तो क्या कहलाएगा ये? अगर सेम हो तो ये टोटोनिम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटोनिम्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर प्लांट की जीनस, स्पीसीज एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट, अगर ये दोनों के दोनों सेम है, टोटोनिम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मेंजीफेरा इंडिका, तो प्रॉपर नेम है यहाँ पे मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। अगर ऐसा है, दोनों के दोनों सिमिलर है बेटे, तो समझ जाओ कि ये वैलिड नहीं, नॉट वैलिड। लेकिन ट्राइनोमियल नॉर्मल नॉर्मल सिस्टम में, ट्राइनोमियल सिस्टम के अंदर जब हम सब स्पीसीज एपिथेट को देखते हैं, किसको देखते हैं? सब स्पीसीज एपिथेट को। ट्राइनोमियल नॉर्मल सिस्टम क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब ट्राइनोमियल नॉर्मल सिस्टम के अंदर सब स्पीसीज एपिथेट को देखते हैं, और अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज एपिथेट सेम हो, ऑटोनिम्स सेम हो बेटे, तो क्या है? ये ऑटोनिम्स कहलाएगा। ये भी वैलिड नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो आप।
Tautonyms or autonyms in case of plant nomenclature is not valid. Why it is not valid? Because genus and species epithet if same, then it is known as tautonyms. Example Mangifera, Mangifera. और अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज इपिथेट सेम है, ये भी प्लांट के नोमेनक्लेचर में वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटे वैलिड? क्योंकि ट्राइनोमियल सिस्टम के अंदर अगर ये दोनों सेम होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं, ब्रासिका, ब्रासिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया क्या बेटे? ब्रासिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया। ये बेटे आपको समझ में आ रही है ये चीज? ब्रासिका ओलेरेसिया, यहाँ पे जो ओलेरेसिया है, ठीक है, ये स्पीसीज और फिर ओलेरेसिया सब स्पीसीज। ये बात समझ में आई? ये सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ को देखेंगे, ठीक है। बेटे आप बच्चे इन सबको एक सीक्वेंस में नोट्स बना के फिर आप पढ़ें, ठीक है। हमने यहाँ पे सेकंड देख लिया, प्लांट के नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स। अब हम थर्ड नंबर को बेटे पढ़ेंगे, जिसमें हम जेनेरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट को देखते हैं। किसको देखते हैं? जेनेरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट को। जो हमारा थर्ड नंबर है, इसमें हम देखेंगे जेनेरिक नेम, स्पीसीज एपिथेट। बेटे जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होता है ये कैपिटल होता है बच्चे। क्या होगा? फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल। जबकि स्पीसीज एपिथेट में जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा बेटे। जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे जो स्मॉल है, ये यहाँ पे क्या है बच्चे? फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं वही एग्जाम्पल फिर से लिखता हूं। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। लेकिन बेटे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे अगर स्पीसीज जेनेरिक नेम, स्पीसीज एपिथेट और साइंटिस्ट नेम हो, तो साइंटिस्ट नेम कैपिटल में होता है। ये बात आप ध्यान से सुनो। जेनेरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट है तो इसमें पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे यहाँ पे कैपिटल है, और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम ऐड है तो पहला भी कैपिटल होगा और दूसरा भी कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। एक स्पीसीज होती है फंगस की, ठीक है। एक फंगस की स्पीसीज होती है बेटे, जिसका नाम होता है चेंटोमियम सुबरमेनेलाई, CHAETOMIUM, सुबरमेनिला। इसमें फर्स्ट भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है,
बात आ रही बेटे समझ में? इसमें फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब साइंटिस्ट अपना नाम लिखते हैं तो पहला जो अल्फाबेट होगा, जो लेटर होगा, वो कैपिटल होगा। लेकिन आपने एक चीज देखा, ये क्या है बेटे? ये फंजाई का मेंबर है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इसी चीज से जब आईसीबीएन रूल आया था तो उसमें एक चीज बताया गया कि किसी भी स्पीसीज की जब नेमिंग होगी तो वो जो 2 पार्ट में होगी उसमें मिनिमम अल्फाबेट 3 और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटे? 12 हो सकता है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जरा इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। गजब हो गया बेटे, ये तो 13 अल्फाबेट हो गए। लेकिन तब भी ये क्या है? एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि इसकी नेमिंग जो है 1961 से पहले की गई है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? 1961 से पहले किया गया है, इसीलिए 13 अल्फाबेट होने के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अल्फाबेट होने के बाद भी ये वैलिड है। ये बात आपको समझ में आई? अभी तक हमने 3 आईसीबीएन के रूल पढ़ दिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे 4th नंबर का। जब हम 4th नंबर के रूल को बेटे पढ़ेंगे तो 4th नंबर में हमें फ्री हैंड और टाइपिंग की बात की जाती है। 4th नंबर पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्री हैंड या टाइपिंग। बेटे फ्री हैंड और टाइपिंग की अगर हमने जब बात करी तो इसमें जेनेरिक नेम लिखेंगे, जेनेरिक नेम लिखने के बाद जेनेरिक नेम लिखने के बाद यहाँ स्पीसीज एपिथेट लिखा जाएगा। बेटे जेनेरिक नेम इसमें हमने लिखा फ्री हैंड और टाइपिंग में, फिर हमने क्या लिखा? स्पीसीज एपिथेट लिखा। लेकिन इन दोनों को हम यहाँ पे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब हम फ्री हैंड में लिखते हैं। सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली बेटे यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर इसको हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ध्यान देना बच्चे, प्रिंटिंग के टाइम में इसको इटैलिक लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, और जब हम प्रिंटिंग के टाइम इसको इटैलिक लेटर में लिखते हैं तो उस इटैलिक लेटर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि इटैलिक ओरिजिन, यहाँ पे इटैलिक लेटर में क्यों लिखा जाएगा बेटे? इसलिए इटैलिक लेटर में लिखा जाता है जब प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि इस इटैलिक लेटर में लिखने से इसका लैटिन ओरिजिन पता चलता है। लैटिन ओरिजिन। ये बेटे बात इतनी क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है? ये 4th आईसीबीएन का 4th रूल था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट का क्या पढ़ा बेटे? प्लांट की नेमिंग कितने पार्ट में होगी? 2 पार्ट में होगी। दूसरी चीज हमने क्या कहा कि प्लांट का नोमेनक्लेचर जब होगा उसमें टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स वैलिड नहीं होता है। सही बात। तीसरी चीज हमने क्या लिखी कि जब भी हम इस चीज को तीसरे में क्या पढ़ते हैं कि जेनेरिक नेम जो होता है, स्पीसीज एपिथेट होता है, इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। स्पीसीज एपिथेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है बेटे? स्मॉल होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, अगर साइंटिस्ट का नेम उसमें ऐड हो तो फिर हम क्या करते हैं? उसमें भी कैपिटल होगा। ठीक है, अब
फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखा? फोर्थ नंबर पे हमने फ्री हैंड और टाइपिंग के बारे में बताइए आपको कि फ्री हैंड और टाइपिंग में जीनस नेम लिखते हैं, स्पीसीज एपिथेट लेते हैं। तो जब लिखते हैं तो स्पेसिफिक दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर हमने इसको प्रिंट किया तो इटैलिक लेटर में हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि इस इटैलिक लेटर के लिखने से लैटिन ओरिजिन का पता चलता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइंटिस्ट नेम और साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो मैं फिफ्थ नंबर यहाँ पे ऐड लिखता हूं। यहाँ पे जब हम किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ये फिफ्थ नंबर है बेटे, साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम के साथ जब आप साइंटिस्ट का नेम लिखते हो, ठीक है, साइंटिस्ट नेमिंग लिखते हो, तो ये मोर अप्रोप्रिएट हो जाता है। ध्यान देना, साइंटिफिक नेम आपने किसी स्पीसीज की लिखी, उसको लिखने के बाद अगर वहां पे रिलेटेड साइंटिस्ट का नेम लिखा, ठीक है, और रिलेटेड साइंटिस्ट का नेम कब लिखेंगे? जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट। ठीक है बेटे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, और साइंटिस्ट का नाम कब लिखेंगे? स्पीसीज एपिथेट लिखने के तुरंत बाद, और जो नाम लिखेंगे वो शॉर्ट में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा हूं। जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका लिन। मैं दूसरा लिखता हूं इसी को, मेंजीफेरा इंडिका लिन, मेंजीफेरा इंडिका एल। बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो सब के सब वैलिड है, ऑल आर करेक्ट। ये तीनों के तीनों सही है, ऑल करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो यही होगा बेटे, लेन। क्यों? क्योंकि ये पूरा नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल के हिसाब से लिखा जाता है कि स्पीसीज एपिथिट के बाद में जो चीज नाम साइंटिस्ट का लिखा जाएगा वो शॉर्ट में लिखा जाएगा। अब वो शॉर्ट में बेटे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपसे अगर इन तीनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए, इन तीनों में, तो बेटे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका लिन। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात बेटे समझ में आई। अब सिक्स्थ नंबर में लिखेंगे रिलेटेड साइंटिस्ट का नेम। ठीक है, रिलेटेड साइंटिस्ट का नेम क्या होगा? कभी भी साइंटिस्ट का नेम जब हम लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते। मैं इस बात को इधर क्लियर लिख देता हूं सिक्स्थ नंबर पे। रिलेटेड साइंटिस्ट का नेम बेटे कभी भी रिलेटेड जो साइंटिस्ट का नेम हम ऐड करते हैं, तो रिलेटेड साइंटिस्ट के नेम को जब ऐड करते हैं तो उसको कभी भी सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते, उसको इटैलिक लेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ नंबर है। साइंटिस्ट नेम, ठीक है। अब साइंटिस्ट नेम हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेपरेटली अंडरलाइन नहीं होगा।
सेपरेटली अंडरलाइन हम इसको नहीं करेंगे बेटे, नहीं हो सकता। इटैलिक लेटर में नहीं लिखते, इटैलिक लेटर में हम साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख सकते। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस नंबर पे? 6 नंबर पे, कि जब भी हम साइंटिस्ट का नाम, रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसको ये सेपरेटली मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा और मैं इटैलिक लेटर में नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंपल रोमन लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, रिटन ओनली इन सिंपल रोमन लेटर। ठीक है बेटे, सिंपल रोमन लेटर में ही इसको हम लिखेंगे। ठीक, 7th नंबर, नेम शुड बी रिटन इन लैटिन एंड ग्रीक। बेटे जितनी भी नेमिंग होगी उसको लैटिन में लिखेंगे या ग्रीक में ही लिखेंगे, और इन लैटिन और ग्रीक में लिखने को, इन दोनों लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और जो लास्ट हमारे पास 8th है वो क्या है? हर्बेरियम। बेटे हर्बेरियम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हर्बेरियम नहीं बनाया प्लांट के केस में तो आईसीबीएन रूल के हिसाब से जो नेमिंग आपने किया है वो वैलिड नहीं होगा। हर्बेरियम इट इज इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ आईसीबीएन रूल। ठीक बेटे, इस तरीके से हमने पूरे के पूरे रूल्स पढ़े आईसीबीएन के, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट रूल्स पढ़े हमने। सबके हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। नॉमेनक्लेचर की डिटेलिंग हमने आज पढ़ ली बेटे। ठीक है, अब इस नॉमेनक्लेचर की डिटेलिंग के बाद, वैसे तो पुराने सिलेबस के हिसाब से हर्बेरियम की डिटेल पढ़ते थे हम, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। तो अब इसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक्स और पढ़ना है हमें। सबसे पहली बात, हम अगले लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और फिर जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा ब्रीफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज के बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हमने क्या चीज बेटे पढ़ा? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमने आज नंबर ऑफ स्पीसीज कितने डिस्कवर हुए हैं उसके बारे में देखा है, कि कितने स्पीसीज है, कैसे उसको हमने कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4, 5, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में किया। और उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर में पॉलिनोमियल सिस्टम्स क्या होता है, और बाइनोमियल सिस्टम्स के बाद आईयूसीबीएन के रूल के, जो ये रूल हमारे पास 1961 में आए, तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या चीजें देखी इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट बेटे, थैंक यू।